साउंड टेक 7 एक्शन। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आज चर्चा कर रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी का वहां से लेकर यहां तक का सफर, लेकिन इस पूरे सफर में 2024 के नतीजे और खासतौर पर यूपी के नतीजे बड़े अहम माने जाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में आपने लगभग स्वीप किया, उस यूपी में ही जाकर आप 2024 के चुनाव में अटके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ एकदम हिंदुत्व का बल्ला ऐसे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, तो उसकी वजह क्या यही विश्वास है कि कास्ट सेंसस या आरक्षण के मुद्दे पर जो नुकसान झेला गया है उसको खत्म किया जा सकता है हिंदुत्व के फेविकॉल से? क्या बोले, मैं समझा नहीं। अंजना जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा, आपकी रिपोर्ट देख रहा था और कहा जा रहा था कि हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ जी बैटिंग कर रहे हैं। कोई सेंसेस बात नहीं। तो ये सत्य बात है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे योगी जी हो, हम बैटिंग करते हैं तो भारत की पिच पर और हिंदुत्व की पिच पर। और हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना कोई गलत नहीं है। गलत अगर है तो बैटिंग करना हमास की पिच पर, अगर गलत है तो जिन्ना की पिच पर बैटिंग करना गलत है। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी ना, याद करिए 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुना उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये क्या था? ये विरासत में गद्दी दी गई थी। 2017 में जब रिपोर्ट कार्ड आना था, तो रिपोर्ट कार्ड आया तो अखिलेश यादव फेल हो गए, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बने। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने और 22 में उनका रिपोर्ट कार्ड आना था, और जब रिपोर्ट कार्ड आया तो A++ मिला और पुनः अपने कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से जो उन्होंने कार्य किया तो जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये 35 साल बाद हुआ, इतिहास रचा गया। अब केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। आप भी जानती हैं कि करीब करीब 4 दशक बाद ऐसा हुआ कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आया हो, और 62 साल के बाद ऐसा हुआ कि उसका जो मत प्रतिशत है वो भी बढ़ गया। तो ये भी इतिहास लिखा। आज सवाल ये पूछा जाएगा, जो योगी जी ने कहा है उसमें जो कहा है वो भारत का भाव है। उन्होंने जो कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अंजना जी यही है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये भी सत्य बात है कि अगर आप एकजुट रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे, और अगर बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। ये बिल्कुल सही। और इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, ये लोग संविधान को सबसे ऊपर नहीं मानते हैं, ये लोग धार्मिक ग्रंथों को ऊपर मानते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? मैं आपको उजागर करता हूं कि भाजपा हमेशा विरोध करा कांग्रेस ने जब ये बात कही कि हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम को आरक्षण देंगे जो संविधान के विपरीत है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, आर्टिकल 44 जो संविधान में है, तो इनको चुप्पी साध लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का भी जजमेंट आया अंजना जी 1 माह पहले, उसने कहा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भत्ता मिले। तो आपने क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान सुना कि ये स्वागत योग्य फैसला है? केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होकर ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया। तो इसलिए आज सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप हिंदुओं को तो बांटने की बात करेंगे और मुस्लिमों को जोड़ने की बात करेंगे, और समाजवादी पार्टी का एक बयान नेत्री का था, वोट जिहाद कर डालो। आप पूछेंगे, आज मुझे उम्मीद है कि ये वोट जिहाद क्या होता है? वोट जिहाद क्या होता है अनुराग जी? जिससे ठीक है, वोट जिहाद क्या होता है अनुराग जी? एक सीधा सवाल है आपसे। और इसी के साथ योगी जी ने यह भी कहा है कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन कहा ये जो मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति है वो मौत का फंदा होता है। जाहिर तौर पर आप दोनों पर, आप पर और सुरेंद्र जी की पार्टी पर उनका इशारा था। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए अच्छा होता योगी जी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल राष्ट्र सर्वोपरि है। आप हिंदुस्तान के पीछे पे होते, हाथ में आपका जनता की समस्या के समाधान का बल्ला होता, और ऐसी बॉल होती भ्रष्टाचार वाली, महंगाई वाली, महिला अत्याचार वाली, बेरोजगारी वाली, उसको मारते और बाउंड्री के बाहर फेंक देते। तब तो लगता कि भाई आप बल्ला, जनता का समाधान का जो बल्ला है वो लेके आप खेल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर आपने दूसरी बात की, राष्ट्र की बात करते करते अनेकता में एकता भूल गया। ये तो हिंदुस्तान है ना, राष्ट्र की बात तो तभी अच्छी लगेगी जब अनेकता में एकता की बात होगी। बांटोगे कटोगे, अनेकता में एकता की बात तो है नहीं। दूसरा आपने कहा, दूसरा संविधान के सम्मान की बात होती। आप आरक्षण ही खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण का हक मार देना चाहते हैं एसटी, एससी, ओबीसी का। ये तो राष्ट्र के लोग हैं ना, इनका हक क्यों मारना चाहते हो? तो राष्ट्र की बात करते तो संविधान की बात करते तो इनका भी सम्मान करते, जाति जनगणना की भी बात करते, कहते पता चलना चाहिए इस देश के अंदर में एससी, एसटी, ओबीसी, अगड़े पिछड़े कितने हैं,
किनकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उनकी समस्या का समाधान करते। वो कितने आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कितने सामाजिक रूप से कमजोर हैं, कितने शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, ये आपको पता चल जाता तो आप उसकी समस्या का समाधान करते, तब तो राष्ट्र की बात होती। आप कौन से राष्ट्र की बात कर रहे थे मैं जानना चाहता हूं। हिंदुस्तान की राष्ट्र। फिर दूसरी बात अगर इनकी कही जाए, इस देश के अंदर में परंपरा रही है, हिंदुस्तान में देश की परंपरा रही है कि योगी, महात्मा, संत कभी सत्ताधीश नहीं हुआ है। और जिसने भी सत्ता पाई है, जितना चाहे बौद्ध भगवान हो, वो भी राजा थे। जब वो संत बने, उन्होंने राजपाट का त्याग किया। महावीर थे, भगवान महावीर, उन्होंने भी संत बने, राजपाट का त्याग किया, भगवान महावीर बने। महात्मा गांधी जीता जाता एग्जाम्पल, उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं रही, सारे पद उन्होंने त्याग दिए, इसलिए देश के महात्मा गांधी कहलाए। को त्याग तो करना ही होगा ना, त्याग नहीं करेंगे, गौरव जी जवाब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चलेगा। इसके बाद में सुरेंद्र जी आ रहे हैं। गौरव जी देखिए, मैंने वोट जिहाद पे प्रश्न पूछा, आपने भी पूछा, लेकिन आज लगता है पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं, वोट जिहाद पे कुछ बोल नहीं पाए। अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साधी थी, प्रवक्ता महोदय ने भी साधी थी, लेकिन कम से कम राष्ट्र पिच की बात आप तो ना करें। राष्ट्र पिच पे तो आपको आने का भी हक नहीं है, आप एडवोकेट हो जाते हैं। क्या बोला? मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए एनालिसिस है, क्योंकि ये लोग विक्टिम शेमिंग करते हैं ना, पीड़िता को अपमान करके कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। और आज नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, तो वो मैच किया है जैसा पीड़िता ने आरोप लगाया था। तो अब ये सुनिए इनका डीएनए एनालिसिस। रेप पर ये मोहित खान के साथ खड़े हैं, हमारी बच्ची के साथ नहीं। जमीन कब्जे पर ये आजम खान के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ नहीं। आतंकी घटनाओं पर ये आतंकियों के साथ खड़े हैं, देश के साथ नहीं। और मुजफ्फरनगर दंगों में ये दंगाई मौलाना नजीर के साथ खड़े हैं, जनता के साथ नहीं। ये है इनका डीएनए। अब इस डीएनए पे ये राष्ट्र पिच पे कैसे बैटिंग करेंगे, आप मुझे बताइए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुरेंद्र जी एक बार अपनी एंट्री वाले, उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। नहीं, फिर वो होता रहेगा, फिर वो 5 सेकंड मांगेंगे, ऐसे चलता रहेगा। सुरेंद्र जी सवाल है कि जब वो मूल्य विहीन राजनीति कह रहे हैं, ले लीजिए। सुरेंद्र जी वहीं बगल में है, आप उनको बोल दीजिए, साथ ही बैठे हैं आप, बोलिए। अरे वो बोलेंगे, हमारा भी समय उनको दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हो गया, तो ये दोष किस पे दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी पे। शर्म ही नहीं आती है। पश्चिम बंगाल में दोष किस पे है? महिला के साथ अन्याय हुआ, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो वहां ममता बनर्जी पे, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे अगर महिला अत्याचार होता है तो दोष किसको देते हैं? समाजवादी पार्टी को। शर्म तो करो, सरकार आपकी, आप नहीं रोक पा रहे महिलाओं को जो अत्याचार बढ़ा है। किस तरह से बेटी यानी जन्माष्टमी के दिन बेटी का 5 सेकंड निकल गए साहब, मत भूलिए बारी में बोलने। जली ना, तेरी भी जली ना। सुरेंद्र जी, मूल्य विहीन राजनीति सिद्धांत के बिना सियासत मौत का फंदा है, कह रहे हैं योगी जी। बात तो सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं करी। हम तो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं, योगी जी हम आपकी नसीहत मानते हैं, हम बिल्कुल आपसे मान रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भी बात सही है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, नल के नाम पर, नील के नाम पर, कोल के नाम पर, भील के नाम पर बांटा है ना, उसी की वजह से हम लोग कटे और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो अब हम योगी जी की पूरी नसीहत मान करके कहते हैं हम बिल्कुल नहीं बटेंगे, अब बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जब बटेगी तो कोई भारतीय जनता पार्टी योगी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसके बाद योगी जी बात करेंगे, कहेगा कि नहीं भाई संत महंत जो है वो झूठ नहीं बोलता। वो कौन सा भाषण था अभी अंजना जी? संत महंत ये क्या करता है क्या? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, संत महंत नहीं बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये जो संत महंत की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को कोई धमकी नहीं है। ये धमकी योगी जी की स्पष्ट रूप से अंजना जी अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के सारे चेलों को है, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो और कोई हो, मैं नाम नहीं लेता। क्या बात कर रहे हैं? तो हम एक चीज बड़ी साफ कहते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद का शिकार है, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, किसी का स्टूल खींच ले रहे हैं और किसी की कुर्सी खींच ले रहे हैं। और उसी में फिर जब योगी जी को परेशान कर देते हैं, 403 विधायकों का मुख्यमंत्री, 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मात्र 2 सीटों का प्रभार दे करके उसको जब 2 सीटों का मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो संत और वो महंत जरूर कहता है कि मैं मूल्यविहीन राजनीति नहीं करूंगा। वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को धमकी है, अमित शाह जी को धमकी है। तो हमारी बात बड़ी साफ है अंजना जी, हम अंजना जी हमारी बात बड़ी साफ है। गौरव जी जवाब देते रहिएगा।
तो हम तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ कहते हैं कि जब आपको विषयांतर करना होता है, आप खूब खेलिए, जिसका कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलते खेलते कभी आप मुस्लिम का कार्ड खेलने लगेंगे, लेकिन आप कभी भी राष्ट्र का कार्ड नहीं खेलते हैं, देश का कार्ड नहीं खेलते हैं। जब जब देश पर संकट आता है, जब जब देश को आजादी की आवश्यकता होती है, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और हम लोग देश को आजाद कराने का काम करते हैं, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम करते हैं, गोवा को भारत में मिलाने का काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप जैसे लोगों की तरीके से हम सिर्फ बात बहादुरी नहीं करते, जाति जनगणना करके हम देश को एक करना चाहते हैं। आप बड़ा स्पष्ट बताइए कि जाति जनगणना पे आपका पक्ष क्या है। अरुण राजभर यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए जाति जनगणना पर पक्ष क्या है। हम तो साफ कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा नहीं होना चाहिए। और ये सेंसस से आप देश को एक करेंगे, उनसे बिल्कुल कास्ट सेंसस से ये देश एक हो जाएगा। अंजना जी, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कास्ट सेंसस से देश बिल्कुल एक होगा। मंडल के समय भी कुछ ऐसी ताकतें थी भारतीय जनता पार्टी जैसी जो कहती थी कि देश पट जाएगा, देश पट जाएगा। और कांग्रेस जैसी कुछ भी सियाणपति नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं ना अंजना जी, मंडल के आप हमारे इतिहास को लेकर के कुछ भी कह सकती हैं। हमने अगर कमियां की हैं तो उस इतिहास की कमियों के पीछे भाजपा वाले छुप क्यों रहे? ठीक है भाई, हम तो 40 पे आ गए थे ना उसी कमियों की वजह से। सेंसस पर स्पष्ट रुख आपका, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो जुबान योगी जी बोल रहे हैं, योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं, वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, पीएम को, और जवाब दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं। मैं नहीं मानता। देखिए, ऐसा है अंजना जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो चुकी है कि ये लोग अगर स्टूल पे चढ़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के घुटने तक नहीं पहुंचते हैं, और यही दर्द इनको है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, सबके सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इनकी दिक्कत क्या है, इनके यहाँ लीडर नहीं है। अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाला है। आपने देखा था राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे मंच पे और कह रहे थे मैं पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से बिना पूछे पानी पी। कुछ भी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 के जब चुनाव आए तो हम लोग तो सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी, दो सीटें आई, और इसकी वजह मैं आपको बता दूं। ये वो लोग हैं जो बात करेंगे गाजा के समर्थन में, लेकिन जब हिंदू काटे जाएंगे अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में तो चुप्पी साधे रहेंगे। ये लोग वो लोग हैं जब पश्चिम बंगाल में पूरा देश आक्रोशित था और भारतीय जनता पार्टी उस बहन की लड़ाई लड़ रही थी, तो ये लोग राहुल गांधी चुप्पी साधे थे। वो कह रहे थे डिस्ट्रैक्शन है। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद कह के प्रताड़ित करते हैं। और इसीलिए बाटला हाउस याद करिए, सोनिया गांधी की आंखों से आंसू जो हमारे शहीद हैं पुलिसकर्मी थे, उनके लिए नहीं आई, मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर के लिए आई। तो किसके लिए? जो आतंकवादी मारे गए। झूठ बोला ये बकवास कर रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी राजनीति यही है, हिंदुओं को बांटो और जो मुसलमान है उनको एक करो। और अब कमलनाथ का बयान याद करिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो क्या बोला था कमलनाथ ने? सारे मुसलमान निकल के आओ, एकजुट होके वोट करो। जो वोट जिहाद समाजवादी पार्टी ने भी बात करी। और इसीलिए मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो मूल मंत्र दिया है कि अगर आप धर्म के आधार पर बांटोगे तो हम जोड़ने की राजनीति करेंगे, और हाँ, हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंचाओगे तो बिल्कुल हम खड़े रहेंगे हिंदू अस्मिता के लिए। क्योंकि आज हिंदू के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के घटक दल। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अनुराग जी और राजभर जी के पास भी जाना है। सिंपल एक सेकंड। संघ ने कहा है कि कास्ट सेंसस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप लोग कास्ट सेंसस करा देंगे, देश एक हो जाएगा। मतलब जैसे कास्ट सेंसस से ही इस देश का उद्धार होगा। और आप लोगों को इस दशक में आकर 2024 में और उसके इर्द गिर्द ही ये ज्ञान अचानक से जागृत हुआ। अंजना जी, पहली चीज तो भाई संघ भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। बैंड बज गया। हम बहुत स्पष्ट रूप से संघ की कोई बात, अगर वो कहते हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो, रही बात राजनीति इस देश की समस्याओं को अगर सही कर सकती है तो हम तो राजनीति करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे और पूरी तरीके से राजनीति करके जाति जनगणना कराएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए।
आज आदरणीय गौरव जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। अभी नरेंद्र मोदी कह करके गए थे कि साहब जब हमारी 2 सीटें थी लोग बड़ा बेइज्जत करते थे, हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने के गौरव भाटिया जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर स्पष्ट रूप से हमला बोल दिया। इन्होंने कहा भाई हमारी सीटें बिल्कुल 2 थी। और रही बात बांग्लादेश की, तो दूसरा हमला गौरव भाटिया जी ने बोला फिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आज की डेट में इनको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश में ताकत का इस्तेमाल राहुल गांधी करेंगे। अरे भैया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। पूरे विपक्ष ने कहा है कि विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की वहां रक्षा करने में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असक्षम साबित हो रही है तो वो इस्तीफा दे दे। जैसे कि गौरव भाटिया जी ने अभी कहा कि साहब ये तो क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधा सीधा हमला कर दिया। जो एक चीज और, ये गैंगरेप की बात करते हैं लखनऊ में, अंजना जी आज अभी की मैं बात बता रहा हूं 3 घंटे पुराने की, लखनऊ में गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों ने नौकरी का लालच लेकर के बाकायदा गैंग रेप किया है लड़की के साथ में। और आज ये उत्तर प्रदेश में गैंग रेप एक नहीं, आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीरीज है, लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई है। अंकिता भंडारी के लिए भी इनके मुंह में दही जमी हुई है, लखनऊ गैंग रेप के लिए भी। बंगाल के गैंग रेप पर हम सब साथ में हैं। हत्यारों को फांसी मिले, भारतीय जनता पार्टी उनको फांसी देने का भी विरोध कर रही है। आज जब विधानसभा में बिल आने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी बताए हत्यारों को फांसी देने के पक्ष में है। अनुराग जी और उनकी दोनों बातों का जवाब सीबीआई के पास है, दोनों की बातों का जवाब। चलिए देखिए, क्योंकि इन्होंने बात महिला अस्मिता और सुरक्षा की करी, तो मैं ये इनको बताना चाहता हूं, राजस्थान में इनकी सरकार थी, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले 6310 इनकी सरकार में आए और जनता ने इनको लताड़ा और निकाला। और क्यों निकाला? अशोक गहलोत कहते थे अंजना जी कि आधी जो कंप्लेंट आती है वो फर्जी आती है। गैंग रेप की ये बात करते किस मुंह से करेंगे? आपके जो यहाँ साथी बैठे हैं, ये देखिए, उनकी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का क्या वक्तव्य है? गैंग रेप में फांसी नहीं होनी चाहिए। गैंग रेप क्या होता है? आप किस मुंह से बोलते हैं? धिक्कार है, जनता थूकती है ऐसी राजनीति में। खाओ मां कसम। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने। ये आंकड़े हैं, एक रेप भी बहुत ज्यादा है। मुंह मत बनाइए, टेढ़े मेढ़े हाथ मत चलाइए, बात सुनिए, आंकड़ों पे बात किया करिए, समझे? ये आंकड़े हैं 2016 में। अंजना जी शांत कराइए, बस हवा निकल गई। बारी से शांत कराइए। आप मुझे एड्रेस कीजिए, एक दूसरे को मत कीजिए, एक दूसरे को मत एड्रेस कीजिए। क्योंकि इन्होंने बात महिला अस्मिता की करी, तो ये सुने, 2016 में सपा की सरकार थी, एनसीआरबी डेटा में रेप की वारदात, और एक वारदात भी बहुत ज्यादा है। योगी जी इंसाफ दिलाते हैं, ये तो रेपिस्ट के साथ खड़े रहते थे। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया था। 4816 वारदातें हुई। ये 2016 का एनसीआरबी आंकड़ा है। आखिरी आंकड़ा 2022 का आया है 3690, कमी आई करीब 20 से 22%। ये क्या दर्शाता है कि अब वर्दी का रसूख है। पहले वर्दी जूते पहुंचती थी आजम खां के, और ये आंकड़ा बहुत अच्छा है, ये आज तक का है, मेरे हाथ में है। डकैती में कमी आई है योगी जी के सरकार में 86%, लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती में 70%, बलात्कार में करीब 25% और दहेज हत्या में 17%। ये आंकड़ों के साथ जवाब है उन लोगों का जो कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप। जैसे छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा था, और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगर कोई एक पार्टी है जो वहां के समाज के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जमी हुई है और अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का। ये सच्चाई है। चल झूठा। ठीक है अनुराग जी आप जवाब भी दीजिए, लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि अखिलेश यादव के कद के नेता जैसे ही कोई विक्टिम सामने आता है, कंप्लेन करता है, फौरन कहते हैं डीएनए टेस्ट पहले उसका कराओ, जानबूझ के फंसा रहे हो। अब कन्नौज के मामले में तो आ गया। अब ये सवाल है कि विक्टिम शेमिंग नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई सर्वाइवर है वो उस पर इल्जाम, तो सब नेताओं को उसके साथ खड़े दिखना चाहिए, आरोपी के साथ नहीं। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी जरूर आरोपी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि आरोपी को बचाने का काम करती है, समाजवादी नहीं। कितने मैं एग्जांपल दे दूं भारतीय जनता पार्टी के? पहलवान महिलाओं का तो आपको याद ही होगा, किसके साथ खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी? बताइए आप, पूरा देश जानता है। उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, किसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं कन्नौज में घटना हुई है, हमने कहा उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं समाजवादी का नेता है। अरे सरकार आपकी है, खिसियाते क्यों हो? आपकी सरकार फेल हो रही है, आप कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे, महिलाओं का सम्मान बचा नहीं पा रहे, तो समाजवादी की है। ये बोल के आप बचना चाहते हो। या लखनऊ की घटना भी आपको बताई गैंगरेप की। इसके पहले जन्माष्टमी के दिन 2 बच्चियों को पेड़ से लटका के उनका शव पाया गया। क्या कार्रवाई की? कौन थे वो लोग? पता लगा आपको? पता चला आप? नहीं।
और तो सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ दरिंदा है, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उसने दरिंदगी की है। लेकिन उत्तराखंड में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो मुंह में दही जम गया है क्या? मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मुंह में दही जम जाता है क्या? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, हाथरस वाली घटना याद होगी, कैसे डीएमएसपी को बचाते रहे, कितने दिन बाद इन्होंने सस्पेंड किया, सस्पेंड ही नहीं किया, हम डिमांड करते रहे, लाठी बरसाते रहे। ये जब विपक्ष रोड पे था लाठियां बरसा रहे, मैं तो गवाह में लाठियां मैंने भी खाई उस दिन, मुझे भी याद है। और तो और छोड़िए, जो इनके साथ चले गए ना आरएलडी वाले, वो भी लाठी खा रहे थे उस दिन। भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं पे बात, सुनिए एक सेकंड, ना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे बात करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों पे बात करेगी। पता किस पे बात करती है? ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है समाज के अंदर, धर्म के नाम पे। अब इनको पता चल गया, अंजना जी बस 5 सेकंड लूंगा, इनको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में धाराशाही हो चुके हैं, इनकी 33 सीटें आई है, समाजवादी 43 सीटें लेके आया है। और इनको इस बात का एहसास हो गया है कि पीडीए के माध्यम से, पीडीए जो फार्मूला हमारा है, आरक्षण, संविधान बचाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, महंगाई खत्म करनी है, महिला अत्याचार को रोकना है, रोजगार को बढ़ाना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, इन मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते, इसलिए जनता ने उन्हें वहां से हटा दिया है। ये समाज को जोड़कर एक देश, राजभर जी कास्ट सेंसस पर क्या, ठीक क्या रही है, करके आ रही है। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि झूठ की जो फैक्ट्री आप लोग चला रहे हैं उसमें आप लोग बहुत माहिर हैं, ये राजभर जी का आरोप है। वो कह रहे हैं इतने दशकों तक आप सत्ता में रहे, तब आपको सुध नहीं लेने की सूझी, यही कास्ट सेंसस को लेकर या फिर किसको क्या आरक्षण बढ़ाना है, ये सब की सुध नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि अब अगर आप कर रहे हैं तो सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मोदी को ही तीसरी बार पीएम चुना, आपको विपक्ष में ही बिठाया, सीटें ज्यादा जरूर। दो बातें अरुण राजभर जी ने बड़ी अच्छी कही। पहली बात उन्होंने कही काका कालेरकर रिपोर्ट, और क्या नाम, हम उसमें और भी जोड़ देते हैं मंडल की भी। भाई हमसे गलती हुई, हमने स्पष्ट रूप से कहा अगर गलती हुई है तो हम उसको सुधार रहे हैं, जाति जनगणना हम करा रहे हैं। नंबर 1, आप तो जाति जनगणना कराने वाले लोग उनके विरोधियों के साथ क्यों बैठे हो? दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके विरोध में हमारी तो बात अलग है सरकार से। आज की डेट में अरुण राजभर ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने साफ कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और संसद के जरिए पलटेंगे। यह बाकायदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है और अरुण राजभर इसका विरोध कर रहे हैं। अरुण राजभर, अगर आपको विरोध करना है तो एनडीए से आप वापस आइए, बाहर निकलिए आप। जो मैंने सवाल पूछे थे उसका भी जवाब दीजिए। जनगणना पे आप बाहर आइए, जो सवाल था उसका भी तो जवाब दीजिएगा ना राजपूत जी। जी कौन से का? मैंने तो कहा ना कि हमने कमी करी भाई, हम तो कह रहे हैं खुद ही मान रहे, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, हाँ हम तो कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता, जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। अब देखिए बीजेपी प्रवक्ता क्या बात कर रहे थे 2015 में, 2016 में, 2014 में, ये डाटा नहीं दे पा रहे 2017 से 24 के बीच का, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे 2022 का, इनकी बात मान लें तो आज की डेट में राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 है ये महिलाओं के अत्याचार में। और उत्तर प्रदेश में तो 65,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल होता है। कौन जिम्मेदार, जरा बता दीजिए मुझे। और 87 महिला पर सेकेंड, सोचो 87 महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कौन जिम्मेदार है? तीनों की बात का जवाब दीजिए। धन्यवाद। अब समय सबसे पहले सपा के प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए पढ़ लिख के आते नहीं है, कार भी बंद है इनके, इनकमिंग बंद है। मैंने 2022 का डेटा दिया और बताया कि कैसे बलात्कार की घटनाएं कम हुई, 3690 आंकड़ा दिया। भाई साहब ने सुना नहीं लगता है। दूसरी बात, इनको मैं बता दूं, ये राजस्थान के सबसे ज्यादा रेप बता रहे हैं, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लताड़ी गई, आपके साथ आज बैठे हैं। जनसंख्या के अनुपात पे क्राइम रेट आता है, उत्तर प्रदेश का बहुत कम है, आप एब्सोल्यूट नंबर पे जा रहे हैं। लेकिन पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं तो अंजना जी ये पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी कहती है गलती हुई। अरे तुम्हारे पाप ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं धुलेंगे। 100 साल अब सत्ता में नहीं आओगे क्योंकि तुमने धोखा दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये पिछड़ों के हित है, कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, शांत करा लीजिए, बीच में ना चिल्लाएं कृपया करके। बोलिए गलत बात, शांत, धन्यवाद। हाँ देखिए, कश्मीर में आपको पता है SC ST OBC समाज को आरक्षण नहीं मिलता था। अनुच्छेद 370 को जब हमने संशोधित किया उसके बाद मिलना शुरू हुआ। क्या ये बोले नहीं? आज भी AMU में, जामिया में SC ST OBC समाज को आरक्षण नहीं मिलता। क्या ये बोल सकते हैं आपके चैनल पे कि मिलना चाहिए? नहीं बोलेंगे।